नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जौनपुर से, जहां अकीदत के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। और अगली खबर भी जौनपुर से है, जहां पर श्री संगत जी मंदिर प्रांगण में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में थाना क्षेत्र नजीबाबाद के गांव बिजोरी में महिलाओं का देशी शराब के ठेके के विरुद्ध काफी आक्रोश देखा गया। बताया जाता है कि ग्राम बिजोरी में आसपास की महिलाएं एकत्रित होकर ठेके पर पहुंची और ठेका बंद करने की मांग करने लगी, जिस पर ग्रामीण महिलाओं से बात करने से जानकारी मिली। ये ठेका होने के कारण 15 से 16 साल के बच्चे शराब पीते हैं और अपने घर पर बदतमीजी करते हैं। उनके पति भी आए दिन मारपीट करते हैं और घर का सामान बेचते हैं। महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए शराब की हट्टी को बंद करने की मांग की है। जानते हैं ग्रामीण महिलाओं का और क्या कुछ कहना था। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ। जाती है रास्ता हमारा और कोई नहीं है, यही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम खरोल्लापुर के हक के, ये सामने ही है हमारा। 1 किलोमीटर पे भी दूरी नहीं है। अच्छा, समस्या क्या है आपको? हमारा हट्टी बंद करानी है। हमारे लड़के पढ़ना चाहते हैं। काय की हट्टी है ये? दारू की है। दारू की है। अच्छा, इंग्लिश की देसी की? हमें ना पता, देसी की इंग्लिश की। अब इंग्लिश की खुल रही हो, पहले देसी पी का। हमारे बच्चे हमारे आदमी नहीं है, हमारे आदमी 20 साल हो गए, हमारे बच्चे 15, 16 साल के दारू पी में घर में लड़ाई करें, कई लाइट तोड़ेंगे, कई सिलेंडर खोल लेंगे, कई मारपीट करेंगे बच्चों को। आपकी मांग क्या है? हट्टी भी खुलनी चाहिए, यहाँ कहीं भी कुल मिलाकर आपकी मांग ये है सभी की, यहाँ से बंद होनी चाहिए। ठीक है जी। क्या नाम है? कमला। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, लड़के दारू पीते हैं जी, लोगों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, घर में तोड़ फोड़ करते हैं, हमारी जी बेटी हट्टी निकलती हैं। यही रास्ता है, हम नहीं चाहते ये कहीं भी ले जाओ। कहाँ पर है ये हट्टी? हम तो सापुर खरोलापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, हट्टी कहाँ पर है ये? हट्टी पीछे थोड़ा सा घर से थोड़ी दूरी है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? बस ये हट्टी नहीं खुलनी चाहिए, पूरा साल का कहीं भी चले जाए। ठीक है जी। अजमल अंसारी की रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के गांव तोछीगढ़ निवासी एक व्यक्ति को 2 वर्ष तक सरकारी योजना के तहत वृद्धा पेंशन मिलती रही। वर्ष 2024 में वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया तो उसमें वृद्धा पेंशन पाने वाले जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। सरकारी मशीनरी द्वारा मृत बताए गए व्यक्ति ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से पोर्टल पर शिकायत की तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति को अपात्र ठहराया। इसको लेकर उपरोक्त व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है। बता दें कि इगलास से हाथरस मार्ग पर स्थित गांव तोछीगढ़ निवासी हरिशंकर पुत्र स्वर्गीय गणेशी का कहना है कि वो भूमिहीन गरीब वृद्ध मजदूर है और पैरालिसिस की वजह से हाथ पैरों से भी परेशान है। बताया कि वर्ष 2022 से 24 तक उसको वृद्धा पेंशन मिली है। वर्ष 2024 में वृद्धा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया तो उसको मृत घोषित करा दिया गया। इस संबंध में उसके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को पोर्टल पर शिकायत की गई तो समाज कल्याण अधिकारी ने सत्यापन के दौरान जीवित व्यक्ति को मृत कल्याण अधिकारी द्वारा गरीब रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ घोर अन्याय किया है। उपरोक्त पीड़ित ने सी न्यूज़ भारत से गुहार लगाई कि मुझे जीवित व्यक्ति को वृद्धा पेंशन सत्यापन करते हुए अधिकारी ने मृत होने की रिपोर्ट दी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और साथ ही समाज कल्याण अधिकारी द्वारा झूठे एवं फर्जी जांच आख्या लगाए जाने पर पुनः सक्षम अधिकारी से जांच कराकर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए। जानते हैं इस विषय में हरिशंकर का क्या कुछ कहना था। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। कहाँ की रहने वाली हो? तोछीगढ़। हाँ, मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती वो 22 से 24 में सत्यापन के समय मुझे मृत दिखा दिया। इस वजह से मेरी कागज पेंशन रुक गई। मृत कहाँ से दिखा दिया, कैसे दिखा दिया? अब ये पता नहीं उन्होंने सत्यापन में कैसे मृत दिखाया, उन्होंने कोई पूछा नहीं। फिर संबंध में कोई कार्रवाई की? हाँ करिए सर, मैंने कागज लिखा पढ़ी करी। कागज में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लिखी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर कागज जिला समाज का अधिकारी ने मुझे बताया कि सत्यापन के समय आदमी अपात्र पाया गया, इस वजह से पेंशन नहीं दी जा सकती। जगह पर आती भूमि ने गरीब कमज़ोर और एक हाथ पैर से पैरालाइसिस कमज़ोर है, कोई मजदूरी नहीं कर रहा है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में ईद उल फितर का त्यौहार पूरे जोश खरोश धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया।
इस पवित्र अवसर पर नगर की सभी मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देने और सेवइयों का स्वाद लेने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर शाहगंज के विभिन्न मोहल्लों में उत्साह और खुशी का ऐसा माहौल देखने को मिला, इसने पूरे कस्बे को एक अनूठी रौनक प्रदान की। युवाओं द्वारा सजाई गई सड़कें रोशनी से नहाया। नगर में ईद उल फितर के इस जश्न को और भी यादगार बनाने के लिए शाहगंज के युवाओं ने खासी तैयारी की। विभिन्न मोहल्लों की सड़कों को रंग बिरंगी झालरों, आकर्षक रोशनी और सजावटी सामानों से सजाया गया। रात होते ही ये सड़कें रोशनी से जगमगा उठी, जिसने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि दूरदराज से आए हुए लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई। सजावट का ये नज़ारा ईद की खुशियों को दोगुना करने में कामयाब रहा और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर गया। स्थानीय युवाओं उजैर अंसारी, मोहम्मद जैद अंसारी, हंजिला, समीर, सादिक और शहनवाज ने बताया कि इस बार ईद की तैयारियों में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सड़कों को सजाने के लिए सामूहिक प्रयास किए गए, ताकि त्योहार का उल्लास हर दिन तक पहुंच सके। आपके चैनल के माध्यम से दिली मुबारकबाद, ईद की दिली मुबारक और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। और ये हमेशा एक संदेश है, ये हमारे मोहल्ले से और पूरे इस मुल्क से एक भाईचारे का एक संदेश रहता है कि आपसी मिल के जुल के काम हो और आपसी मिलजुल के त्यौहार मनाया जाए, ये भाईचारा कायम रहे, ऐसा मेरा संदेश। जैसे इस बार देखा जा रहा है कि कई मोहल्लों में जो है कि लाइट और झालरों से सजा के काफ़ी खूबसूरत नगर बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये युवा वर्ग उत्साहित था कि थोड़ा सा मोहल्ले को सजाया जाए और एक खूबसूरत बनाया जाए, जिससे हमारे अलंसार टीम के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आज खूबसूरत एक शाहपंजा में एक अलंसार तिरहा पे बहुत अच्छा काम। ऐसे नई नई चीज़ें होती रहनी चाहिए जो नगर खूबसूरत बनाए। हाँ, लगे खा कोई त्यौहार है। हाँ, ऐसे लगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद जैद अंसारी, अलंसार अध्यक्ष सागिंच। तो पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे ही सुबह ईद की नमाज़ हुई, हमारे मोहल्ले में हमारे दोस्त अहबाब सारे लोग मिल कर के एक दूसरे के घर जा कर के सेवइयाँ खा रहे हैं, आपस में भाईचारा मोहब्बत का एक पैगाम दे रहा है। और लड़के सब मिल कर के हमारे मोहल्ले में पूरा सजावट का इंतज़ाम किए हैं और इसी तरीके से कुर्सियाँ भी लगी हैं, लोग आ रहे हैं, राही बैठ रहे हैं और ईद की सेवइयाँ खा रहे हैं। जिस तरह से रोड को लाइट और झालरों से सजाया गया, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई इस मोहल्ले में त्यौहार है जो यहाँ पे ईद की लोग मिलन कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? उजैर अंसारी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के संगत नगर मोहल्ला स्थित संगत जी मंदिर प्रांगण में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का 8 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ प्रसिद्ध ज्योतिषी अवनीश सिंह गुरुजी ने किया। विख्यात कथावाचक पंडित दुर्ग विजय मिश्र ने भागवत का महत्व बताते हुए कहा कि संसार में कांच और कहाँ महामूल्य मणि, इस बाबत भक्तों को बताया कि श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत सुनकर 7 दिन में परीक्षित तो मुक्त हुआ, देखकर ब्रह्मा जी को महान आश्चर्य हुआ। सत्यलोक जाकर उन्होंने सभी साधनों को बांधकर तुला में तौला और एक पलड़े में समस्त साधनाओं का फल और एक पलड़े में भागवत कथा को रखा। भागवत कथा सब पर भारी पड़ी। सब ऋषियों ने यह भी देखा, तब उन्होंने निश्चय किया कि कलयुग में भागवत को पढ़ने सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सप्ताह विधि से सुनने से निश्चय भक्ति की प्राप्ति होती है। आयोजक अनिल मोदलमाल ने आगंतुक भागवत भक्तों का आभार व्यक्त कर कथा में सम्मिलित होने का आह्वान किया। कथा के 5वें दिन शुक्रवार को पूतना उद्धार मनोहारी बाल लीला गोवर्धन लीला आयोजित होगी। कथा के 6वें दिन शुक्रवार को महारास लीला कंसवध उद्धव गोपी रुक्मणी संवाद का आयोजन होना है। 7वें दिन गुरुवार को सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष लीला के साथ अंतिम दिवस रविवार को पूर्णाहुति हवन के साथ यज्ञ की समाप्ति होगी। कथा के दौरान विख्यात कथावाचक दुर्ग विजय मिश्रा, वृंदावन से पधारे महेंद्र कुमार शुक्ला, सतीश कुमार मोदनवाल, शिवेंद्र मोदनवाल, प्रहलाद मोदनवाल, धीरज पाटिल, भुवनेश्वर मोदनवाल, वेद प्रकाश जायसवाल, शीश मोदनवाल, शीश अग्रहरी, दिलीप अग्रहरी, बैजनाथ मोदनवाल, दीपक मिश्रा आदि मौजूद रहे। नए वर्ष पे सबको पहले नगरवासियों को बधाई। और ये
कथा नए वर्ष में ही हो रहा है। इसमें आप सभी आमंत्रित है, सब आएँ और इसका बहुत अच्छा पूर्ण के भागी बने। जय भागवत। क्या कहना चाहेंगे कथा को लेके? जैसा कि नवरात्र के पर्व पर 2 बार से हम भागवत राम कथा करा रहे थे, लेकिन अब की बार गुरु जी की ऐसी प्रेरणा हुई जिससे हुआ कि चाचा अब की बार जो है भागवत कथा होना चाहिए। तो गुरु जी की प्रेरणा से अब की बार भागवत कथा रखा गया है और आज बहुत ही भव्य कलश यात्रा उठी। कलश यात्रा में सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब शामिल थे और ऐसा कलश यात्रा जो कि रास्ते में जितना मंदिर पड़ा सारे मंदिर पर भोग लगाते हुए हम लोग आगे बढ़े। यात्रा रुकती थी, वहाँ भोग लगता था, आरती होती थी, उसके बाद आगे बढ़ती थी। ऐसा कलश यात्रा पहली बार हमारे आचार्य जी ने नई चीज़ यहाँ शुरू किया। अभी तक हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा होना चाहिए। फिर उन्होंने गुरु जी ने कोतवाली चौराहे पर, मतलब हमारे नगर का बीचों बीच है कोतवाली चौराहा, कोतवाली चौराहे पे हमारे गुरु जी ने क्षेत्रपाल की पूजा कराया, नारियल फोड़वाया। ऐसा पूजन तो मैंने अभी तक कितना कलश यात्रा देखा, कभी ऐसा देखा ही नहीं कि पूरा क्षेत्रपाल पूरा रास्ता रोक करके क्षेत्रपाल की पूजा खूब धूमधाम से पूरा कोतवाली चौराहे में मनाया गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर रास्ते में जितना मंदिर पड़ा, सराफा गली में मंदिर है, कानपुर धर्मशाला में वहाँ पे पूजन हुआ। फिर आगे बढ़े, शीतला जी का मंदिर, यहाँ भी पूजन हुआ। करते हुए हम लोग यहाँ आए। आज रात्रि में 8 बजे से भागवत कथा का आज चला, जिसमें आज हम लोग लाभ उठाए और अपने सभी साथियों से, बहनों से, भाइयों से निवेदन है माताओं से कि कल समय से 7 बजे पहुंचने का कष्ट करें, जिससे कथा का आनंद उठाएं और पूर्ण के भागी। ये कथा कितने दिनों तक चलता रहेगा? ये कथा 6 तारीख को विश्राम लेगी, जिसमें कथा में दोपहर को 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा संगत जी मंदिर पर, और शाम को भगवान की कथा भी होगी। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये नव संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की कथा आज द्वितीय दिवस से, नवरात्र के दूसरे दिन से हम सभी लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। और भागवत कथा का जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदित होता है तब जाकर के भागवत कथा मिलती है। और हम समस्त श्रोताओं से, पूरे नगरवासियों से, भगवान के भक्तों से कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में संगतेश्वर मंदिर, संगत जी मंदिर में आकर के कथा प्रांगण में बैठ करके भगवान की पावन कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनावें, जिससे जो है ऐसा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शागन की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शागन सिटी की जूनियर JC विंग ने संगत जी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा की कलश यात्रा के अवसर पर किया महाप्रसाद एवं पेयजल का वितरण। जौनपुर जिले के शागन की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शागन सिटी की जूनियर JC विंग ने श्री सिख संगत जी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा की कलश यात्रा के अवसर पर महाप्रसाद एवं पेयजल का वितरण किया। इस मौके पर लगभग 350 भक्तों को महाप्रसाद और पेयजल दिया गया। जूनियर JC विंग के चेयरमैन रौनक मोदनवाल ने बताया कि संगत जी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन से शुरू हो रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा की कलश यात्रा के समापन पर महाप्रसाद वितरित किया गया। भीषण धूप में नगर भ्रमण करने के बाद महिलाओं और सभी श्रद्धालुओं को संस्था के सदस्यों ने महाप्रसाद व शुद्ध पेयजल वितरित किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष सौरभ सेठ, नवीन मोदनवाल, सचिव आदित्य अग्रहरी, JJ सचिव आयुष अग्रहरी, कार्यक्रम संयोजक शिवम साहू, विनायक अग्रहरी, सुजल मोदनवाल, दुर्गेश चौरसिया, अर्पित गुप्ता, सुमित गुप्ता, आयुष कसेरा आदि मौजूद थे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
आजमगढ़ थाना तरवा में कल यानी कि 31 मार्च को पुलिस कस्टडी के दौरान एक दलित युवक की मौत हो गई थी। इससे आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करते हुए हंगामा किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके तहत थाना अध्यक्ष और उनके सहयोगी सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया और दलित युवक की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना की जांच में सीओ फूलपुर को आदेशित किया गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने किया। मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से जो अपडेट्स हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्या है सर पूरा अपडेट? थाना तरवा वाले प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 66/25 इंस्पेक्टर तरवा व अन्य कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 103(1), 352 बीएनएस की व SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज है। इसकी विवेचना सीओ फूलपुर द्वारा की जा रही है। साक्ष्य और बाकी बयान सीओ साहब द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर और जो बाकी एविडेंसेस रहेंगे उसके आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी वहाँ पे है, किस तरीके से? हाँ, प्रिकॉशनरी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का डिप्लॉयमेंट है। वहाँ पे फोर्स वहाँ मौजूद है और इस समय स्थिति सामान्य, कोई दिक्कत इस समय नहीं है। सर, जो अभी पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया उसमें उनकी कार्रवाई को लेकर क्या की जा रही है? अब सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, जो भी बयान होंगे वो दर्ज किए जाएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। भदोही जिले में सोमवार को ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज के दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने बधाइयां दी। पूरे जिले में ईद के त्यौहार पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। वहीं नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। भदोही नगर के मुख्य अजीमुल्लाह चौराहे ईदगाह में पहली जमात हाफिज परवेज अक्ष ने सुबह 6:45 और दूसरी जमात हाफिज रेहान ने सुबह 7:30 पर नमाज पढ़ाई। वहीं ज्ञानपुर नगर के सभी मस्जिदों पुरानी बाजार के ईदगाह में 8 बजे तक नमाज का सिलसिला खत्म हो चुका था। इसके अलावा भदोही में स्टेशन रोड, सिविल लाइन, फलाहे उम्मत, कॉलेज मैदान, घमापुर, चौरी रोड आदि ईदगाहों में भी नमाज पढ़ने के लिए खासी भीड़ रही। इसी प्रकार काजीपुर, निज़ामपुर, पचभया बाजार, सरदार खां, पश्चिम तरफ बाजार, सलाबत खां, जमुन, बंधवा, पीरखापुर, जलालपुर, राम साहेबपुर आदि मुस्लिम बहुल्य मोहल्ले में ईद को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। वहीं गोपीगंज के गिराई ईदगाह, सोनकरी ईदगाह समेत आसपास के मस्जिदों में नमाज के बाद ईदगाह से ही गले मिलने का दौर शुरू हुआ, जो शाम तक चला। आलाकमान सहित जिले के सभी इलाकों की मस्जिदों में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल चक्रमण करते रहे। इसी तरह घोसिया, खमरिया समेत आसपास के क्षेत्र में ईद पर सुबह से ही मुस्लिम बस्तियों में उत्साह देखा गया। बाद में बच्चे, जवान और बूढ़े एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दिए। वहीं देर रात दावतों का दौर चला। माधो सिंह, प्योरीपुर, कुरौना, कठारी इलाके में भी उत्साह देखा गया। वहीं ऊंच के सूफी नगर, गोधाना, सुधैवे, हलबल, शाहपुर, बिचिया, बनकट, अखोड़ा आदि स्थानों पर परंपरागत रूप से नमाज अदा कर ईद मनाई गई। वहीं सुरियामा के वार्ड नंबर 13 कुंदीपुर, गांधीनगर के ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज सुबह 7:45 पर अदा की गई। वहीं नमाज मौलाना अबू तालिब ने पढ़ाई। वहीं सौहार्द और उल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया गया। नमाज के बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और एक दूसरे को बधाई दी। पूरे जिले में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जनपद के गांव थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव बिहार के रहने वाले शिवम परिहार ने नौकरी के नाम पर मामा के लड़के किसान प्रताप को नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख रुपए ठग लिए। वहीं पीड़ित शिवम परिहार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए हड़पने और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने के संबंध में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की शिकायती पत्र दिया है। पीड़ित ने बताया कि भाई की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 14 लाख शिवम की नौकरी भारतीय स्टेट बैंक में ग्रुप डी की नौकरी के लिए 5.5 लाख रुपए लिए और भाई सत्यम की नौकरी भारतीय रेल में लगवाने के लिए 8.5 लाख रुपए ठग लिए, जबकि बहन की शादी के लिए पैसे घर में रखे हुए थे। यही नहीं, बैंक से लेकर लोन लेकर पैसा दिया था और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। ये लोग 2 महीने तक इधर उधर टहलाते रहे और जब कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुई तब पीड़ित ने अपना पैसा मांगा।
ठगी करने वाले लोगों ने पैसा वापस करने की तारीख पे तारीख देते रहे, लेकिन पैसा वापस नहीं किया और बाद में धमकी दी कि यदि तुम्हारे पिता और तुम दोनों भाइयों को जान से मार दूंगा। इसी डर के कारण पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। वहीं पीड़ित ने कहा कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है और कर्ज में डूब चुका है। ठगी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। दवाई कराने के लिए आए थे साहब, 9 तारीख को उनका देहांत हो गया है। अब कर्ज वाले हमें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, अवैध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने घर पे नहीं रह पाते हैं साहब। उन्होंने ये कह दिया कि आप अपना कुछ भी करिए, हमारा पैसा जो हमें वापस करिए। अब पापा तो है नहीं साहब, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आत्मदाह करने के अलावा, क्योंकि हमने साहब जहाँ भी अर्जी दी हमारा कोई भी साहब उसमें रिजल्ट नहीं मिला है। हमें साहब मायूसी हाथ लगी है। अब मानिए मुख्यमंत्री जी से हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है, और इस सरकार में साहब जो इतने अराजक तत्व हम ये कहते हैं कि शासन प्रशासन मेरे हाथ में, सरकार किसी की भी हो। अभी आपने ज्ञापन किसको दिया? और दूसरों को घर बर्बाद करना, उनका बस यही मतलब जो है चरित्र है। और इनका जो चाचा था उनकी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, इनको दे गए, वो करोड़ों रुपए की संपत्ति ऑन रोड पे है। ये ठगी करते हैं जिससे कि अपना साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है, और ये कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि शासन और प्रशासन मेरी जेब में है, अगर तुमने पैसा अगर मांगा तो तुमको जान से मार देंगे। इसी सच में हमारे पापा की मृत्यु हुई। 4 तारीख को वेदांता हॉस्पिटल विपुल अग्रवाल के यहाँ दिखाने के लिए गए, तो हालत नाजुक थी। उन्होंने ये कहा इनको भर्ती करना पड़ेगा, तो हमने कहा साहब पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं जो भर्ती कर सकें। उनको घर वापस ले आए। 9 तारीख को जी सदमे की वजह से उनका देहांत हो गया। क्या नाम है उन लोगों का? नाम बताओ उनका क्या नाम है? एक तो कठिन नाम है साहब। तो उन दोनों ने ही बोला था कि एसबीआई में जॉब लगवा देंगे। तीनों ने बोला था एसबीआई में। तो किस किस की लगी जॉब और किस जॉब साहब किसी की नहीं लगी। इनको मतलब जो है यहाँ पे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। तो कैसे पता चला जब आपके साथ धोखाधड़ी हो गई? कैसे पता चला? इनको यहाँ भेजा गया कि आप लखनऊ जाइए, वहाँ एक लड़का मिलेगा वो आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है उपलब्ध कराएगा। जब ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया गया तो वो दिखाया था, वो फर्जी पाया गया। ये 3-4 दिन रोडों पर भटकते रहे, लिहाजा घर वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने मतलब जो है रेलवे विभाग में कहा कि 15 दिन आप रुक जाओ, 15 दिन मतलब जो है आपकी अभी भर्ती नहीं हो पाएगी, लिहाजा आप अपने दूसरे लड़के के लिए मतलब रेलवे विभाग में पैसा दे दीजिए जो हमारी बहन की शादी के लिए रखा हुआ था। पापा ने ये कहा कि हम किसान आदमी हैं, दाल रोटी चला रहे हैं, इतना पैसा हम कहाँ अर्जित कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप अपने रिश्तेदारों से लीजिए, लोन लीजिए, लड़कों का भविष्य बन जाएगा, जो सैलरी मिलेगी उससे अपनी बिटिया की शादी कर देना। अब स्थिति ये साहब हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इतना कर्जा हो चुका है, आए दिन मतलब जो है हमारा टॉर्चर किया जा रहा है, लोग हमें सता रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करिए। अब स्थिति में हम नहीं है, अगर कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो सीएम साहब के आवास में जाकर आत्मदाह करेंगे हम। क्या मामला है? किस मामले को लेकर आए हो? सरकारी नौकरी दिलाने के झांसे में मेरे सगे मामा के लड़कों ने 14 लाख। थोड़ा तेज बोलिए। सरकारी नौकरी दिलाने के झांसा देकर मेरे सगे मामा के लड़कों ने मुझसे मेरे पिताजी से 14.5 लाख रुपए लिए। किस माध्यम कैसे लिए पैसे आपसे? कुछ नगद लिए, कुछ बैंक खाते। कहाँ नौकरी लगवा रहे थे? SBI ग्रुप डी की। कितने रुपए में बात हुई थी आपकी? 5.5 लाख। आप ही हैं और लोग भी हैं? और हैं 2-4 लोग मेरी टच में। पूरी बात बताओ हमें, कब बताया था, कब? और मेरा भाई है दूसरा बड़ा सत्यम पर है, उसकी रेलवे ग्रुप सी में लगवाने के लिए 8.5 लाख रुपए का। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? और 2 लोग लड़के हैं, उन्हीं के गांव के हैं, एक उनके गांव के पास का है, एक उन्हीं के गांव का है। सगे मामा के लड़के हैं, उनका नाम बताओ। नाम क्या है उनका? रवि प्रताप उर्फ करू, शिव प्रताप उर्फ कठिन, अमरेंद्र प्रताप उर्फ नितिन। वो लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट में सपा कार्यकर्ताओं ने जिले की स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था के विरोध में आंखों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों महिला की डिलीवरी के बाद खून चढ़ाते वक्त मौत हो गई थी। वहीं आरोप था कि स्टाफ नर्स मोबाइल में बिजी रही और मृतिका बेड पर उसके सामने तड़पती हुई दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव का कहना था कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं महिलाओं को भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं और अभी हाल ही में MCH बिन के एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जबकि ड्यूटी पर मौजूद नर्स मोबाइल में बिजी थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं। ऐसे में लगता है कि सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है, इसलिए हम लोगों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए,
जिला सोनभद्र के ये जो जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज हो गया है, लेकिन लगातार वहाँ पे स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था गिर रहा है और अभी हाल में एक महिला का डेथ हो गया और जबकि वहाँ पे नर्स और डॉक्टर मोबाइल देखते रहें, तो लगातार स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था गिर रहा है। एक तरफ प्रदेश के ये जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक जी दावा करते हैं कि जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य दुर्व्यवस्था ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज सोनभद्र में अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा हुआ है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा हुआ है, गांव-गांव में एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, महिलाएं परेशान हैं और दवाओं का अभाव है, डॉक्टरों की कमी है और ये सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और गांव की जनता ने आंख पे काली पट्टी बांधकर इस प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने का काम किया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।